जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। हम जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें आगे का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम जीके जीएस का 6वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं जो हर एक एग्जाम के लिए रिलेवेंट साबित होगा। ठीक है, तो आज का आपको ऊर्जावान बनाने के लिए एक मोटिवेशनल कोट है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। इससे तो हमारी ठन ही हुई है ना, ये तो हमसे हमसे रूठी हुई है। ठीक है, हमको बदलना क्या है? हमको बदलना है वक्त। अगर वक्त बदलेगा तो इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए ये आपको कोड था ऊर्जावान बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण होता है जिसके कारण प्रवाहित होती हैं। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके कारण प्रवाहित होती हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जानते हैं। इस क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि जब सूर्य हमारे कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरायण की स्थिति बनती है। किसकी स्थिति बनती है? उत्तरायण की। ठीक है, अगर मैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात करूं तो कर्क रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जब कर्क रेखा पर, अगर कर्क रेखा की बात करता हूं तो कर्क रेखा पर जब सूर्य है आपका क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। तो सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उस कंडीशन में ये आपकी नॉर्थ हो जाएगी, और इसी को क्या कहते हो आप? कर्क रेखा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कर्क रेखा। ये है आपकी मकर रेखा, और ये है आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो सूर्य की जो स्थिति होती है वो 3 रेखाओं पर लंबवत होती है। एक टाइम आता है कि जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है सूर्य, एक टाइम आता है भूमध्य रेखा पर, और एक टाइम आता है मकर रेखा पर। और इन तीनों ही रेखाओं के बीच में सूर्य की स्थिति उत्तरायण और दक्षिणायन होती है। जब ये कंडीशन आती है कि कर्क रेखा पर लंबवत जब सूर्य होता है तो यहां पर भारतीय उपमहाद्वीप में आईटीसीजेड की उपस्थिति, आईटीसीजेड की उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की स्थिति देखने को मिलती है। और ये कब बनती है? तब आपका सूर्य लंबवत है और टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर हाई है। तो यहां पर क्या बनेगा? आपका प्रेशर लो होगा, यानी कि निम्न दाब की स्थिति बनेगी। और टेम्परेचर कैसा है? हाई है, तो निम्न दाब की स्थिति बनने वाली है। जब निम्न दाब की स्थिति बनेगी तो आपको पता है कि जो हवाओं की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होना। तो ये जो हवाएं, जो यहां पर निम्न दाब बना है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो उस निम्न दाब को भरने के लिए चल देती हैं आपकी जो भूमध्य रेखा से नीचे की जो भारी हवाएं हैं, वो भारी हवाएं यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल देती हैं। तो जैसे ही वो आपकी 0 डिग्री को पार करेंगी, 0 डिग्री को जैसे ही पार करेंगी तो उन हवाओं पर लगने वाला है कॉरियोलिस बल। उन हवाओं पर क्या लगने वाला है? कॉरियोलिस बल। तो कॉरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ जाती हैं? दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। किधर? अपने बाईं ओर। तो जब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं आएंगी तो 0 डिग्री को पार जैसे ही करेंगी तो वो अपने किधर मुड़ जाएंगी? तो दाईं ओर मुड़ जाएंगी। और यही होगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या होगा? तो यही होगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, जिसके कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। आशा करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? कि क्वेश्चन था कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण होता है जिसके कारण प्रवाहित होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन क्या होने वाला है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इससे बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख ऊनी वस्त्र उद्योग हैं। भारत के प्रमुख ऊनी वस्त्र उद्योग कौन कौन से हैं? तो आपका कानपुर भी है, आपका धारीवाल भी है, आपका लुधियाना भी है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ये सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये सभी, कानपुर, धारीवाल और लुधियाना।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन न्याय दर्शन विचारधारा के प्रतिपादक हैं? तो न्याय दर्शन जो आपका दिया था वो किसने दिया था? वो आपका गौतम ऋषि ने दिया था। किसने? गौतम ऋषि ने। तो गौतम ऋषि ने आपका न्याय दर्शन विचारधारा को प्रतिपादित किया था। अगर मैं कपिल ऋषि की बात करूं या कपिल मुनि की बात करूं तो इन्होंने कौन सा दर्शन दिया था? इन्होंने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। वही पतंजलि की बात करूं तो इन्होंने योग दर्शन को प्रतिपादित किया था। कौन सा दर्शन? योग दर्शन को प्रतिपादित किया था। वहीं जैमिनी की बात करूं तो इन्होंने मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो वही जैमिनी ने किसका किया था? तो जैमिनी ने किया था आपका मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन। ठीक है, मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन जैमिनी ने किया। गौतम ऋषि सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया, कपिल ऋषि ने सांख्य दर्शन का, वही आपका न्याय दर्शन का गौतम ने, कपिल ने सांख्य दर्शन का, पतंजलि ने योग दर्शन का और जैमिनी ने मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन चलाया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन आपका कहां पर चलाया था? तो खेड़ा आंदोलन के दौरान चलाया था। ठीक है, तो खेड़ा आंदोलन हुआ कब था? तो 1918 में यह आंदोलन होता है। 1918 में खेड़ा के किसानों ने कर न देने के पीछे आंदोलन किया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने कर नहीं देना यानी कि कर नहीं आंदोलन इसी आंदोलन के दौरान चलाया था। ठीक है, तो यह कब होता है? 1918 में। ठीक है, इससे पहले इसी वर्ष आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद मिल आंदोलन यह भी आपका 1918 में होता है। कब होता है? 1918 में। जो अहमदाबाद मिल आंदोलन जो था वो मिल मालिकों से अपना जो मिल मजदूर थे उनके द्वारा बोनस मांगा जा रहा था, जिसको प्लेग बोनस कहा गया था। ठीक है, तो प्लेग बोनस को लेकर के अहमदाबाद में मिल आंदोलन हुआ था। ठीक है, वो 1918 में पहले हुआ था। उसके बाद आपका खेड़ा में किसानों ने कर नहीं आंदोलन चलाया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और चंपारण आंदोलन जो था आपका 1917 में था, जो तीन कठिया प्रथा को लेकर के था। ठीक है, तीन कठिया प्रथा को लेकर के था, जिसमें नील की खेती की जाती थी। ठीक है, नील की खेती की जाती थी। इसको ना करने के पीछे किसानों ने आंदोलन किया था और इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो आपको याद क्या रखना है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918। और अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। वही साबरमती की बात करूं तो 1916 में जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जब भारत में वापस आए थे तो उन्होंने 1916 में अपना साबरमती में अपना पहला आश्रम बनाया था। ठीक है, साबरमती में अपना आश्रम इन्होंने बनाया था। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अपसौर की घटना पाई जाती है? किसकी घटना? अपसौर की घटना पाई जाती है, जिसको आप एपेहेलियन कहते हो। ठीक है, तो अपसौर की घटना कब पाई जाती है? आपको पता है कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी क्या लगा रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये जो चक्कर लगा रही है उसका पाथ कैसा है? उसका पाथ है आपका दीर्घ वृत्ताकार। कैसा पाथ है? दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, एक टाइम पे पृथ्वी और जो आपकी सूर्य की दूरी अधिकतम होती है और एक समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम होती है तो इस घटना को अपसौर कहते हैं। इस घटना को अपसौर कहते हैं और यह घटना 3 जनवरी को घटित होती है। कब? 3 जनवरी को घटित होती है। वहीं जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है तो इस घटना को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और यह घटना 4 आपकी घटना जो है कब आपको दिखाई देती है? तो 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है और 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की दूरी
अधिकतम होती है। ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका अपसौर की घटना कब होती है आपकी 3 जनवरी को। ठीक है, 4 जुलाई को क्या होता है आपका उपसौर होता है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है। ठीक है, ये घटना थी। अगर मैं 22 सितंबर की बात करूं तो 22 सितंबर को आपका होता है शरद विषुव। क्या होता है? शरद विषुव होता है। और वहीं अगर मैं 20 मार्च की बात करूं तो यहां पर आपका बसंत विषुव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बसंत विषुव कब होता है? ये आपका 20 मार्च को होता है। वसंत विषुव और शरद विषुव दोनों ही स्थिति में जो सूर्य होता है वो आपका इक्वेटर पर यानी कि भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में कार्निवाल त्योहार मनाया जाता है? कौन सा त्योहार है भाई? कार्निवाल त्योहार। अगर मैं इस कार्निवाल त्योहार की बात करूंगा तो ये आपका गोवा में मनाया जाता है। और इसको शुरुआत करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? तो आपके पुर्तगाली थे। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने इस त्योहार को गोवा में शुरुआत करी थी। तो कार्निवाल त्योहार गोवा में मनाया जाता है। वहीं अगर मैं हेमिस की बात करूं तो हेमिस त्योहार जो है आपका कहां मनाया जाता है? तो हेमिस त्योहार जो है वो आपका लद्दाख में मनाया जाता है। कहां पर? लद्दाख में। ठीक है, हेमिस त्योहार आपका लद्दाख में मनाया जाता है। तो हेमिस त्योहार आपका लद्दाख हो जाएगा। वहीं अगर मैं आसाम की बात करूं तो आसाम में आपका अंबुबाची मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला। तो ये जो अंबुबाची मेला है ये कहां पर लगता है आपका? ये लगता है आपका कामाख्या देवी मंदिर पर। कहां पर? कामाख्या माता देवी मंदिर पर यह मेला लगता है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। अगर मैं कामाख्या माता देवी की बात करूं तो इनका संबंध सती माता से है। जो माता सती थी ना, जो शंकर की पत्नी मानी जाती हैं, तो सती माता से इनका संबंध है कामाख्या देवी मंदिर का। ठीक है, वहीं मैं अगर बिहार की बात करता हूं तो बिहार में आपको पता है कि सोनपुर का मेला लगता है। सोनपुर पशु मेला जो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, कहां पर लगता है? तो बिहार में। और ये लगता कहां पर है? तो ये इसको पता है, गंगा प्लस गंडक के संगम पर ये इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो सोनपुर पशु मेला कहां पर लगता है? आपका बिहार में लगता है और भारत का ये सबसे बड़ा पशु मेला है। अगर अंबुबाची मेला की बात करूंगा तो कामाख्या माता देवी मंदिर पर लगता है। ठीक है, वहीं लद्दाख में हेमिस त्योहार मनाया जाता है और कार्निवाल त्योहार आपका गोवा में मनाया जाता है। और इसको शुरुआत करने वाले आपके पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता? क्या नहीं करता? सीमा साझा नहीं करता। तो पहले इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका ताजिकिस्तान। ठीक है, तो ताजिकिस्तान जो है वो आपका सीमा साझा नहीं करता। किससे नहीं करता? तो आपका कैस्पियन सागर से। अगर मैं कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों की बात करता हूं, ठीक है, लगने वाले देशों की बात करता हूं तो सबसे पहले आपका इधर पड़ेगा आपका रूस। क्या पढ़ने वाला है? आपका रूस पढ़ने वाला है। इधर आपका कजाकिस्तान पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कजाकिस्तान पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये वाला आपका हिस्सा तुर्कमेनिस्तान पड़ेगा। क्या पड़ेगा? तुर्कमेनिस्तान पड़ेगा। और इधर अगर देखूंगा, ठीक है, अगर इधर देखूंगा तो ये वाला हिस्सा आपका ईरान पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा आपका अगर इधर देखूं तो ये वाला हिस्सा आपका अजरबैजान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजरबैजान। तो आपको ये पता है कि कैस्पियन सागर से 5 देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। अगर मैं उत्तर से क्लॉकवाइज अगर घूम जाऊं तो सबसे पहले आपको कजाकिस्तान मिलने वाला है। वही कजाकिस्तान की अगर कजाकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। ठीक है, वहीं अगर कजाकिस्तान की राजधानी की बात करता हूं तो आपकी अस्ताना इसकी राजधानी हो जाएगी। तो राजधानी कौन सी हो जाएगी? अस्ताना। वहीं तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो अस्गाबाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अस्गाबाद हो जाएगी। ईरान की राजधानी आपकी तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। ठीक है, और रूस की राजधानी क्या है? तो आपकी मॉस्को। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और ये क्या है आपका? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर से कितने देश सीमा साझा करते हैं? तो 5 करते हैं। तो निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ताजिकिस्तान नहीं है। और ताजिकिस्तान की राजधानी क्या होती है? ताजिकिस्तान की राजधानी होती है आपकी दुशांबे। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, तो एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय आपका कहां पर हो जाएगा? तो आपका रोम। रोम कहां पर? रोम किसकी राजधानी? इटली की। ठीक है, तो रोम में आपका खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय होने वाला है। वहीं अगर मैं वाशिंगटन डीसी की बात करता हूं तो वाशिंगटन डीसी में आपका एक तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है और एक आपका आईएमएफ का मुख्यालय है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। वहीं पेरिस की बात करूं तो पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, अगर यूनेस्को की मुख्यालय बात करूं तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। जो वर्ल्ड बैंक है आपकी 1944 में इसकी स्थापना होती है। आईएमएफ की स्थापना 1945 में होती है। और वहीं अगर जेनेवा की बात करूं तो यहां पर आपका आईएलओ का मुख्यालय है। आईएलओ का मुख्यालय है जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। और यहां पर आपका एक और मुख्यालय है डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहां पर है? जेनेवा में। अगर पेरिस में बात करूं तो यूनेस्को का मुख्यालय है। वहीं अगर रोम की बात करूं तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। वहीं वाशिंगटन डीसी की बात करूं तो आपका वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जो है वो निम्न में से कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका 6। अगर मैं नोबेल प्राइज की बात करता हूं, नोबेल पुरस्कार की बात करता हूं, तो जो नोबेल पुरस्कार है वो आपका किसकी याद में दिया जाता है? क्वेश्चन पहला बनता है किसकी याद में दिया जाता है? ठीक है, तो ये जो आपका नोबेल पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार दिया जाता है। तो क्या नाम था इनका? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, एक विस्फोटक पदार्थ है डायनामाइट की खोज करने वाले कौन थे? तो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे। तो कब की थी? 1866 में इन्होंने ये खोज की थी। ठीक है, इन्हीं की पुण्यतिथि पर तो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार आपके प्रदान किए जाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो देता कौन है इसको? तो नोबेल फाउंडेशन है। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहां पर है? तो ये आपका हो जाएगा स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में। और स्वीडन की राजधानी क्या है? तो आपकी स्टॉकहोम। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार आपके दिए कहां से जाते हैं? तो आपके स्वीडन से। तो स्वीडन में क्या है? आपका नोबेल फाउंडेशन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी घोषणा की तो इनकी घोषणा हर साल हर वर्ष आपकी अक्टूबर माह में हो जाती है। और सबसे पहले जो घोषणा होती है वो आपकी चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल की होती है। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल की पहले घोषणा हो जाती है। अगर मैं इसके क्षेत्रों की बात करूं तो कौन कौन से क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं? तो पहला क्षेत्र होता है आपका भौतिकी। ठीक है, भौतिकी में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा होता है आपका रसायन में भी आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा होता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो 3 हो गए। चौथा है आपका साहित्य। पांचवा है आपका शांति। और एक होता है आपका अर्थशास्त्र। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा में, साहित्य में, शांति में और अर्थशास्त्र में। अगर मैं सबसे पहले घोषणा करता हूं तो सबसे पहले घोषणा होती है आपकी चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की सबसे पहले। तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है, डायनामाइट की खोज करने वाले कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल थे। 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। इस दिन इन पुरस्कारों को वितरित किया जाता है। कौन देता है? तो नोबेल फाउंडेशन देता है। स्वीडन स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। घोषणा कब होती है? अक्टूबर माह में घोषणा होती है। और 6 में से चिकित्सा में देने वाले की सबसे पहले घोषणा होती है। अगर मैं इन पुरस्कारों की बात करूं तो 1901 से इनको स्टार्ट किया गया था, यानी कि शुरू होना कब से स्टार्ट हुआ? 1901 से। अगर मैं सबसे पहले कौन भारतीय थे जिन्होंने
नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में, ठीक है, साहित्य के लिए आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और साहित्य में कौन सी कृति थी इनकी? तो गीतांजलि। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग जल में पारा की मात्रा के कारण होता है? अगर जल में मात्रा पारे की यानी कि Hg की, मरकरी की अगर पारे मात्रा है जल में, तो उसके कारण कौन सा रोग होगा? तो इसके कारण आपका कौन सा रोग होने वाला है? तो मिनीमाटा रोग होने वाला है। कौन सा रोग? मिनीमाटा रोग। ठीक है, वहीं अगर ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करूं तो जल में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है, किसकी मात्रा? अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इटाई की बात करूं, ठीक है, तो कैडमियम की मात्रा के कारण, अगर जल में कैडमियम की मात्रा अधिक है तो उसके कारण आपका इटाई रोग होता है। एनीमिया की बात करूं, अगर जल में सीसा की मात्रा है तो आपका इटाई रोग, आपका एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक है, जल में नाइट्रेट की मात्रा है तो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। कैडमियम की मात्रा है तो इटाई रोग होता है। अगर पारे की मात्रा है तो मिनीमाता रोग होता है। वहीं अगर सीसा की मात्रा है तो आपका एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्री थे? ठीक है, कौन थे आपके? तो लॉ मिनिस्टर थे, है ना? कौन थे? लॉ मिनिस्टर। और ये कब गठित हुआ था? तो 1947 में, यानी कि आजादी के पश्चात। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पहले स्वतंत्र मंत्रिमंडल में आपका विधि मंत्री बनाया गया था। वहीं अगर जगजीवन राम की बात करूं तो इनको श्रम मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो श्रम मंत्री बनाया गया था। बलदेव सिंह की बात करूं तो इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, वहीं अगर राजकुमारी अमृत कौर की बात करूं तो इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनी, बलदेव सिंह आपके रक्षा मंत्री बनाए गए, भीमराव अंबेडकर जी आपके विधि मंत्री बनाए गए, वहीं जगजीवन राम जी आपके श्रम मंत्री बनाए गए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य का उच्च न्यायालय उसकी राजधानी शहर से बाहर है? किससे? राजधानी शहर से बाहर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो इसका उच्च न्यायालय कहां पर है आपका? तो आपका मुंबई में है। ठीक है, अगर मुंबई में है। और पश्चिम बंगाल की बात करूं तो इसका कोलकाता में है। ठीक है, वहीं आसाम की बात करूं तो इसका कहां पर है? गुवाहाटी में है। कहां पर? गुवाहाटी में। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो इसका भोपाल में ना होकर के कहां पर है? तो आपका जबलपुर में है। ठीक है, कहां पर है? जबलपुर में। अगर मैं मुंबई क्षेत्र की बात करता हूं या मुंबई हाईकोर्ट की बात करता हूं, ठीक है, तो गोवा का जो क्षेत्र है वो आपका मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। और वहीं अगर मैं अंडमान और निकोबार द्वीप की बात करता हूं तो ये आपका कोलकाता हाईकोर्ट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और हैं भी अच्छे, इसमें कोई दौरा नहीं है। ठीक है, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों का बनाया जा रहा है। ठीक है, इन प्रश्नों को संकलित किया जा रहा है, अच्छे प्रश्न साबित होने वाले हैं। ठीक है, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस क्लास को, ठीक है, देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से लोकगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? ठीक है, तो आपका लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश से कजरी भी है, होरी भी है और रसिया भी है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ये सभी। ठीक है, तो कजरी, होरी, रसिया आपका लोकगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने परमाणु बम का आविष्कार किया था? किसने किया था परमाणु बम का आविष्कार? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है रॉबर्ट ओपेनहायर। रॉबर्ट ओपेनहायर ने क्या किया था? परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगर मैं परमाणु बम की बात करता हूं तो ये परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर ये आपका परमाणु बम काम करता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर आपका फिजन पर ये काम करता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, और अपार ऊर्जा का
मतलब कह सकते हो निकालता है। एक भारी नाविक दो हल्के नाविकों में टूट जाता है, ठीक है। तो एक भारी नाविक हल्के नाविकों में टूटेगा तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। और इसी विखंडन क्रिया पर इसी विखंडन सिद्धांत पर आधारित है आपका परमाणु बम। और इस परमाणु बम के लिए हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कार में, कौन से पुरस्कार, 96वें ऑस्कर पुरस्कार जो 2024 में वितरित किए गए थे, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी वो आपकी ओपेनहाइमर थी। कौन सी थी, ओपेनहाइमर। जो फिल्म ओपेनहाइमर थी वो रॉबर्ट ओपेनहियर के जीवनी पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, तो जीवनी पर आधारित थी, ठीक है। तो परमाणु बम के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट ओपेनहियर, ठीक है। तो परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर। वहीं अगर एडवर्ड टेलर की बात करूं तो इन्होंने किसका, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। किसका, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। और यह हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है। किस पर, नाभिकीय संलयन पर। जहां दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जहां दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। और सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो भी क्या है, वो भी आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, ठीक है। वहीं अगर रदरफोर्ड की बात करूं, ठीक है, तो ईंट पर नाच, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे, तो प्रोटॉन की खोज करने वाले भी आपके रदरफोर्ड से। वहीं डाल्टन की बात करूं तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है। परमाणु सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो आपके डाल्टन थे। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप है, बहुत छोटा क्वेश्चन, लेकिन बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा अगर महाद्वीप में बात करूं तो सबसे पहले आपका एशिया आता है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। एशिया से छोटा महाद्वीप आपका अफ्रीका है। कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका की बात करूंगा तो अफ्रीका के बाद आपका को तीसरे नंबर का जो महाद्वीप है वो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। चौथे नंबर की बात करूंगा तो आपका साउथ अमेरिका है। चौथे नंबर पर कौन सा महाद्वीप आता है, तो साउथ अमेरिका आता है, ठीक है। चौथे नंबर पर बात करूंगा तो आपका अंटार्कटिका आता है। कौन सा आता है, अंटार्कटिका आता है 5वें नंबर पर, ठीक है। 6वें नंबर पर आपका कौन सा आता है, तो यूरोप आता है। और सबसे छोटा जो महाद्वीप होता है वो आपका कौन सा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। तो कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, तो 7 महाद्वीप आपके हो जाएंगे। कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप आपके हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया महाद्वीप। उसके बाद बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो निम्न में से केंद्रक के अलावा किसमें डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो केंद्रक के अलावा। एक तो केंद्रक में डीएनए पाया ही जाता है, उसके अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक, ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, दोनों में डीएनए पाया जाता है। किसमें, तो दोनों में आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और आपका हरित लवक में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूं तो इसको कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। वहीं अगर क्लोरोफिल की बात करता हूं तो ये प्रकाश संश्लेषण में, पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही सहायक होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों के लिए सहायक होता है और इसी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान भोजन बनाते हैं पौधे, ठीक है, और इस भोजन से अपने लिए ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये दोनों, इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और आपका हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1956 में एलआईसी की स्थापना होती है। 1935 की बात करता हूं तो आपका आरबीआई की स्थापना होती है। 1955 में आपकी एसबीआई की स्थापना होती है। वहीं 1975 की बात करता हूं तो
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है, ठीक है। और सबसे पहली बैंक कहां पर खोली गई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? तो आपकी मुरादाबाद में। कहां पर? तो मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में इस बैंक को सबसे पहले खोला गया था 1975 में। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था प्रथमा बैंक, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनुच्छेद मंत्री परिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो किसका करता है आपका? तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णन करता है। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। जो भी भारत में मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करता हूं तो यहां तो सामूहिकता की बात हो जाएगी। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करता हूं तो व्यक्तिगत रूप से जो आपके मंत्री होंगे, व्यक्तिगत रूप से जो आपके मंत्री होंगे, व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होंगे वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? व्यक्तिगत रूप से आपके राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। और कौन सा अनुच्छेद इसका वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 75(2) इसका वर्णन करता है। वहीं अगर मैं अनुच्छेद 74 की बात करता हूं तो इसमें एक मंत्री परिषद होगी। इसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद होगी और यह मंत्री परिषद किसको सलाह देगी? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका जो मुखिया होगा, इसका जो मुखिया होगा वो कौन होगा? तो इसका मुखिया होगा भाई साहब प्रधानमंत्री। कौन होगा? तो प्रधानमंत्री इसका मुखिया होने वाला है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 74 कहता है। वहीं 75 में कहा गया है कि जो पीएम की नियुक्ति है, जो पीएम की नियुक्ति है वो किसके द्वारा होगी? तो पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाएगी? तो वो भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 75 में मिलता है। अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। 75(3) कहता है कि लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(2) कहता है कि व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपना पद धारण करते हैं अनुच्छेद 75(2) के अनुसार। इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में भारत में कौन कौन सा बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? तो भाई साहब इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है डी, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी मौसमी बेरोजगारी और घोषणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। ये तीनों बेरोजगारी के स्वरूप भारत में देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक कौन सा योगदान देता है? तो आपका तृतीय क्षेत्र है ना, यानी कि टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में इसको आप सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हो, इसको आप सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हो। अगर मैं वहीं द्वितीय क्षेत्र की बात करूं तो ये आप विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हो, इसको विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हो, ठीक है। और वहीं अगर प्राथमिक की बात करूं तो इसको कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में। अगर मैं आज के, ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और इससे आगे आपका करेंगे आपका कल, ठीक है। इससे आगे करेंगे कल, है ना। तो आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो, ये क्लासेस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल। जय हिंद।